एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस मास्टर क्लास में। और आज की इस मास्टर क्लास में हम बात करेंगे डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, डिजाइन एलिमेंट के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने सुना होगा गोल्डन रेशियो के बारे में। तो गोल्डन रेशियो को आप अपने इंटीरियर्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो देखिए, डिजाइन प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका आर्किटेक्चर के लिए, आर्ट के लिए, फर्निशिंग के लिए, टेक्सटाइल के लिए, हार्ड मटेरियल्स के लिए बहुत ही जो है पुराने टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है। और बेसिकली ये जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, ये कह सकते हैं कि एक तरीके के डिजाइनिंग के बायलॉज हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और सिंपल अगर बात की जाए तो जैसे संगीत में 8 स्वर है ना, उसी तरीके से ये जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, ये पूरी डिजाइनिंग के स्वर हैं। और अगर आपको ये अच्छे तरीके से आ गए और यूज करना आ गए, तो आप अपने डिजाइनिंग के जो स्किल्स हैं उसको बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है स्केल। स्केल बेसिकली आपका जैसे कि कोई भी एक आपका एक्चुअल कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्चुअल जो भी साइज है, तो उसका साथ में जो भी चीज पड़ी हुई है रिलेटिव उसका साइज क्या है, बेसिकली उसका विजुअल वेट क्या है, तो इसमें जो है स्केल डील करता है। स्केल को जनरली अगर हम बात करें तो इसको जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं, आपका स्मॉल, लाइट, मीडियम, लार्ज, या फिर हैवी, या फिर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज। तो इस तरीके से जो हम स्केल को कैटेगराइज कर सकते हैं। और किसी भी इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर आप डिजाइनिंग को बहुत ही ज्यादा एक आई सूदिंग बनाना चाहते हैं, तो जो भी आप जैसे फर्नीचर को आप सिलेक्ट करते हैं, तो जो आपका फर्नीचर वो स्केल में होना चाहिए। अगर हम उसको अदर साथ में पड़े हुए अगर हम फर्नीचर से उसको हम कंपेयर करते हैं, तो अब एक फर्नीचर दूसरे फर्नीचर से जब हम उसे कंपेयर करते हैं, तो स्केल में किस तरीके से होगा, या तो उसकी डायमेंशन के हिसाब से हम जो एक दूसरे को कंपेयर करेंगे कि उसका क्या साइज है, या फिर उसकी डेंसिटी के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, या फिर उसके पैटर्न्स के हिसाब से, या फिर विजुअल वेट कितना है, इसकी चीज के हिसाब से हम एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। अब जैसे कि आपका एक ग्लास की टेबल का जो विजुअल वेट है वो कम होगा, लेकिन एक जो वुडन की जो टेबल है उसका जो विजुअल वेट है वो काफी ज्यादा होगा, अगर दोनों का साइज अगर सेम है तब भी। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसमें देखिए फ्लोर में डार्क कलर आपको दिख रहा है, और काफी ब्रॉड प्लैंक्स के जो हार्डवुड की जो फ्लोर है वो यूज हो रखी है, जो कि आपके स्केल को काफी बड़ा दिखा रहा है। और आप अगर ड्रेप्स पे देखिए, जो फैब्रिक्स का जो पैटर्न है और जो पेंडेंट की जो लाइट है, वो भी जो है आपका लार्ज स्केल जो है वो फील करवा रहा है। और अगर आपके इंटीरियर्स में जो ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो रिलेट अगर हम करें, तो अगर वो स्केल में नहीं होते हैं, तो इससे जो है एक हार्मनी जो है वो क्रिएट नहीं हो पाती है। और जैसे कि मैंने आपको भी पहले ही बताया, बहुत बारी ऐसा भी हो सकता है कि दो फर्नीचर के जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन विजुअल वेट जो है वो आपका काफी हैवी हो, एक का कम हो, तो उससे भी जो है आपका स्केल जो है वो डिसबैलेंस हो सकता है। और एग्जांपल मैंने इसका आपको पहले ही दे दिया था कि एक तरफ ग्लास टेबल और एक तरफ आपकी वुडन टेबल। और फिर इसमें जो पैटर्न्स हो गए, तो पैटर्न्स भी जो आपके स्केल को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर हम बात करें, लार्ज मोटिव्स जो पैटर्न्स होते हैं वो काफी विजुअली हैवी लगते हैं, और स्मॉल मोटिव्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो आपके लाइट लगते हैं। और अगर जो एरिया है वो इम्प्टी है, या फिर जो पैटर्न है वो प्लेन है, तो भी जो है आपका जो स्केल है वो स्मॉल लगता है ओवरऑल। और इसी तरीके से आपके जो कलर्स है ना, कलर्स भी जो है आपके स्केल को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका जो ब्राइट और जो बोल्ड कलर्स हो गए, वो आपके काफी ज्यादा बड़े लगते हैं, बड़ा फील करवाते हैं स्केल को। और जो आपके जो पेस्टल वंस हो गए, आपके जो लाइट कलर्स हो गए, वो स्मॉल स्केल में कंसीडर किए जाते हैं। और जो आपके स्मॉल स्केल के जो फर्नीचर्स होते हैं वो आपके स्मॉल इंटीरियर्स में यूज किए जाते हैं, और जो लार्ज स्केल के जितने भी फर्नीचर्स होते हैं वो आपके लार्ज इंटीरियर्स में यूज किए जाते हैं। और ये एक रूल है, और ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपको इसी को ही फॉलो करना है। इस रूल को आप ब्रेक करके आप एक ड्रामा और एक एक्साइटमेंट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप लार्ज स्केल के पैटर्न्स आप स्मॉल एरियाज के लिए यूज कर सकते हैं, और स्मॉल स्केल के पैटर्न आप लार्ज इंटीरियर्स के लिए यूज कर सकते हैं। और बेसिकली स्केल को जज करते टाइम पे ना, जो भी ह्यूमंस होते हैं वो अपने आप से जो है जितने भी डिजाइन और जो उनके जो साइज होते हैं उसको रिलेट करते हैं। तो अगर जो ह्यूमन स्केल है उससे अगर बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज है या फिर बहुत ज्यादा छोटी चीज है, तो भी जो है ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है जो भी बंदा वहां पर आता है। और जितने भी ग्रैंड स्केल, यानी कि अगर स्केल काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये काफी इंप्रेसिव और ड्रामेटिक लगता है अगर वो आपका पब्लिक आर्किटेक्चर के लिए यूज करा जा रहा है तो। और स्मॉल स्केल तब जो है ज्यादा बेटर लगता है जब वो बच्चों के लिए या फिर मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स के लिए यूज किया जा रहा है तो। और अगर आप आसपास का इंटीरियर्स करते समय अगर आप ह्यूमन स्केल का या फिर ह्यूमन फॉर्म जो है, जो साइज है, उसका ध्यान रख रहे हो, उसी के ही हिसाब
हिसाब से आप इंटीरियर्स में जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हैं उनका स्केल रख रहे हैं, तो ये जो आप काफी कंफर्टेबल फील होता है। यही रीजन है कि ज्यादातर आपका जो सीलिंग हाइट आपको जो 8 फीट मिलेगी, जिसमें कि आपका जो चेयर और जो सोफाज होते हैं जनरली स्टैंडर्ड सिटिंग हाइट और डेप्थ के आपको मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन जो है अगर हम बात करें तो काफी हद तक जो वो स्केल से ये रिलेट इसे हम कर सकते हैं। यूजुअली प्रपोर्शन को जो है हम एक्सप्रेस करते हैं आपका इसका जो साइज है इसका रिलेशनशिप जो है आसपास की जो कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है तो उससे जो है हम रिलेट करते हैं। प्रपोर्शन भी जो है बेसिकली डील करता है आपका शेप्स और फॉर्म्स में और उनकी डायमेंशंस में। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसमें जो फर्नीचर है वो बहुत ही वेल प्रपोर्शनड है और जो फर्नीचर का जो रेशियो है बहुत ही ज्यादा आई प्लीजिंग है। और इसमें जो टेबल है वो भी पूरी तरीके से प्रपोर्शनड है अगर हम आसपास के फर्नीचर से उसकी कंपेयर करते हैं तो। ना ज्यादा वाइड है और ना ही ज्यादा नैरो है। और सोफा टेबल की जो बैक की जो बिहाइंड है वो भी आपकी ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है। और दोस्तों ये जो डिजाइन प्रिंसिपल है ना प्रपोर्शन, ये कोई आज का नहीं यूज हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा पुराना प्रिंसिपल है। और आप जो है बहुत ही अच्छे से जानते होंगे गोल्डन मीन या फिर गोल्डन रेशियो को, जो कि इजिप्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर है और तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इसको जानते हैं। और ये कहा जाता है कि कोई भी चीज अगर डिजाइन करते टाइम पे उसमें गोल्डन रेशियो का ध्यान रखा जाए तो वो जो है काफी ज्यादा आई प्लीजिंग बनती है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी चीज को गोल्डन रेशियो के हिसाब से डिजाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसमें जो है प्रपोर्शन का जो डिजाइन प्रिंसिपल है उसका आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। तो देखिए गोल्डन रेशियो के ऊपर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखी है, लेकिन आज की वीडियो में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि ठीक है हमें पता है कि गोल्डन रेशियो ये है, लेकिन इसको हम यूज कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि गोल्डन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.618033988875 और ये जो है यहाँ पे भी आके रुकती नहीं है, ये इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जाती है। तो इसका जो एक प्रपोर्शन निकल के आता है ना वो निकल के आता है 325 28 213 221। तो इसको जो है हम प्लीजिंग रेशियो या फिर गोल्डन रेशियो बोलते हैं। और अगर कोई भी चीज अगर इस प्रपोर्शन में बनती है तो इसको हम बोलते हैं कि काफी अच्छा प्रपोर्शन है। अब जैसे कि मैंने आपको एक रूल बताया था 325 28 213 221। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप उठा लीजिए 325 को, अब इसको आप मानिए कि 3 फीट बाय 5 फीट। तो 3 फीट बाय 5 फीट को जो हम कह सकते हैं कि प्लीजिंग प्रपोर्शन है ये। और इसको हम 3 मीटर बाय 5 मीटर भी बोल सकते हैं, 3 यार्ड बाय 5 यार्ड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली अभी आप 3 फीट बाय 5 फीट मान लीजिए। अब जैसे मान लिया आप कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हैं, ठीक है, तो अभी इसमें जैसे जिसमें भी आपने आर्ट बनाई तो उसमें आप 3 बाय 5 फीट आप रख सकते हैं उसके साइज को, यानी कि 5 फीट जो है वो लंबा होना चाहिए और 3 फीट वो चौड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मान लिया आप रूम डिजाइन कर रहे हैं तो रूम का तो 3 फीट बाय 5 फीट जो है वो आपका जो साइज है वो हो नहीं सकता। तो इसमें क्या है कि मान लिया जैसे रूम के लिए आपने इसमें 3 बाय 5 में आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों को, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो इसकी वैल्यू निकल गई 3 इंटू 4 यानी कि आपकी 12 फीट और 5 इंटू 4 यानी कि 20 फीट। तो अगर आप इस रेशियो में अगर आप रूम को डिजाइन करते हैं यानी कि 12 फीट बाय आपका 20 फीट का जो आपका जो प्रपोर्शन जो निकल के आ रहा है, इस प्रपोर्शन में अगर रूम को डिजाइन करते हैं तो ये जो है काफी अच्छा प्रपोर्शन माना जाएगा। तो इसी तरीके से आप एलिवेशन में इसका यूज कर सकते हैं। वटेवर आप जहां पे भी आप टेबल के साइज से लेकर के वॉल के साइज से लेकर के डिजाइन एलिमेंट से लेकर हर जगह जो आप इसको यूज कर सकते हैं। बस जिस हिसाब से जो साइज है वो अगर बड़ा होता जाए तो उसी तरीके से आप 3 बाय 5 का जो मैंने आपको एक जो रूल बताया उसमें आप जो है मल्टीपल्स को ऐड करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाइए और जो भी वैल्यू आएगी वो उसी प्रपोर्शन में ही आती जाएगी। और दोस्तों ये ना प्रूफ हो चुका है कि अगर कोई भी रूम अगर गोल्डन प्रपोर्शन के हिसाब से बनाया जाता है तो उसमें फर्नीचर का प्लेसमेंट करने में बहुत ही ज्यादा इजी होती है और बहुत ही अच्छा फर्नीचर को हम प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप जो है विंडोज के जो साइज है उनका भी प्रपोर्शन जो है आप गोल्डन प्रपोर्शन के हिसाब से रख सकते हैं। तो बेसिकली जो गोल्डन प्रपोर्शन है ना ये जो है एक पैमाना बोल सकते हैं जिससे कि आप कितना कोई डिजाइन जो है वो प्रपोर्शन है और वो कितना हार्मोनियस है उसको जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रपोर्शन को लेकर के और भी बहुत सारी फिलॉसफीज जो है वो दी हुई हैं, लेकिन सिंपल जो बॉटम लाइन निकल के आती है वो निकल के आती है कि सेंस ऑफ राइटनेस अगर आपको फील हो रही है आपके प्रपोर्शन में तो उसको जो है हम एक अच्छा प्रपोर्शन कह सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे प्रपोर्शन को और स्टडी करना चाहते हैं तो आप जितने भी हिस्टोरिक आर्किटेक्चर्स हैं, हिस्टोरिक फर्निशिंग आइटम्स हैं, जितने भी ग्रेट आर्ट वर्क्स हैं और जितने भी अच्छे डिजाइन हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा
आई प्लीजिंग लग रहे हैं तो उनके प्रपोर्शन के ऊपर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है बैलेंस। और बैलेंस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो विजुअली हो, तो वो अगर उसमें अगर स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि वो जो डिजाइन है या फिर वो जो एलिमेंट है वो बैलेंस है। और बैलेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बैलेंस रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी तरीके से एक अच्छा डिजाइन आपको दिखे और एक अच्छी डिजाइन की जो एक आपको जो चीज नजर आएगी कि वो आपको पूरे तरीके से बैलेंस नजर आएगा। अब दोस्तों ये जो बैलेंस है ना, ये भी एक तरीके से नहीं है। ये जो बैलेंस है ये भी आपके तीन तरीके से या फिर तीन टाइप का ये हो सकता है। सबसे पहला सिमेट्रिकल या फिर जिसे फॉर्मल बैलेंस भी बोलते हैं, या फिर और दूसरा इसिमेट्रिकल जिसको कि इनफॉर्मल बैलेंस भी बोलते हैं, और तीसरा आपका रेडियल बैलेंस। तो इन तीनों के ही बारे में जो है हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस के बारे में। और सिमेट्रिकल बैलेंस को हम बायसिमेट्रिकल बैलेंस या फिर पैसिव बैलेंस भी बोलते हैं। और सिमेट्रिकल बैलेंस जो है आपका एक तरीके से मिरर इमेज वाला जो इफेक्ट है, आपकी जितनी भी आइटम्स के जो प्लेसमेंट पड़े होते हैं तो उसका मिरर इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। मतलब एग्जैक्टली जो है मिरर इफेक्ट जो है इसका क्रिएट करता है, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम डिजाइन का अगर हम बीच वाला पॉइंट उन दोनों का अगर हम सेंटर मानते हैं तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको जो बिल्कुल सेम एलिमेंट और सेम डिजाइन सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेंगे। और ये दिखने में जो काइंड ऑफ मैचिंग पेयर भी जो है लगता है। इसमें आपके मैचिंग के टेबल्स हो गए, मैचिंग के लैम्प्स हो गए, हर चीज आपकी जो मैचिंग की जो है इसमें यूज की जाती है। इसलिए जो इसको फॉर्मल तरीके का जो बैलेंस है वो भी कहा जाता है। और इसलिए सिमेट्रिकल बैलेंस जो है एक तरीके से फॉर्मेलिटी को जो है आपका डिनोट करता है। और इसमें क्या है कि जज करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है और प्रिडिक्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही एग्जैक्टली जो है आपको डिजाइन में दिखता है। और डिजाइन में जो आपको एक स्टेडीनेस और एक ड्यूरेबिलिटी जो है आपको डिजाइन में नजर आएगी। और जितने भी आपके क्लासिकल डिजाइन हो गए, जैसे कि आपके ग्रीक्स या फिर रोमन के जो आपके इंटीरियर डिजाइनिंग होते हैं, तो वो जो है सिमेट्रिकल बैलेंस में ही जो है ज्यादातर डिजाइन किए जाते हैं। और सिमेट्रिकल बैलेंस के जो डिजाइन होते हैं वो एक सेंस ऑफ पावर और एक ग्रैंड्योर को जो है डिनोट करते हैं। और देखिए सिमेट्रिकल बैलेंस का जो नेचर है ना वो अनचेंजिंग नेचर है, जिस कारण से ये जो है काफी बार आपको जो बहुत ज्यादा बोरिंग भी लगेगा। और मैक्सिमम जो हिस्टोरिक डिजाइन होते हैं वो भी आपको जो सिमेट्रिकल डिजाइन में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम बात करें आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ना, तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से जो सिमेट्रिकल बैलेंस है वो बहुत ही कम यूज किया जाता है। और पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे इतना ये जो बैलेंस है पसंद नहीं है। फिर बैलेंस में हम सेकंड बैलेंस के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एसिमेट्रिक बैलेंस, जिसको कि हम इनफॉर्मल बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। और मुझे ये जो एसिमेट्रिकल बैलेंस है मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए सिमेट्रिक बैलेंस भी जो है दो तरीके से आप जो है कर सकते हैं। या तो इसमें दो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि सिमिलर नहीं है उनको जो है साथ में प्लेस करा जाता है, और उनकी जो डिस्टेंस है वो भी वेरी कर सकती है। मतलब उनका जो सेंटर पॉइंट है उससे उनकी डिस्टेंस वेरी कर सकती है कि वो आपका जो डिजाइन है वो इसिमेट्रिकल निकल के आए, और लेकिन एक्चुअल में उसका जो विजुअल वेट है वो भी उसका जो है आपको ये बैलेंस क्रिएट हो, लेकिन जो डिजाइन है वो इसिमेट्रिकल निकल के आए। या फिर जो सेकंड तरीका है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो विजुअल वेट है वो सिमिलर हो और दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम इक्वल करके उसको हम बैलेंस करते हैं और एक इमेजिनरी सेंटर लाइन को जो है हम डिवाइड कर देते हैं। और दोस्तों जो सिमेट्रिकल बैलेंस है ना उसको डिजाइन करना या फिर उसको यूज करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। इसमें क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको आपको जो है रख रख करके देखना पड़ता है, बार बार जो है आपको ट्राई करते रहना होता है कि किस डिस्टेंस पे और किस तरीके से उसको यूज करने में जो है एक इंटरेस्टिंग एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है और बैलेंस जो है वहां पर जो है अच्छे से जो है वो फील हो रहा है। तो इसमें क्या है कि अरेंजमेंट कर करके जो है उसको जज करना पड़ता है बार बार। तो इसमें क्या है कि रीअरेंज आपको बार बार करना पड़ सकता है ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, और इसको जो है जब तक बार बार चेंज करना पड़ सकता है जब तक कि आपको एक जो है एक राइट फील वाला जो एक जजमेंट आपके अंदर से ना है। अब देखिए जैसे भी आप फोटो में देख रहे हैं ये एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है इसिमेट्रिक बैलेंस का। अब इसमें जो एक आर्टिफैक्ट है, अब इसको देखिए आप कि आपका जो कलर
कलर्स भी जो एक अलग एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो किस तरीके से इसका जो यूज करके इसीमेट्री का बैलेंस और एक जो है एक्साइटमेंट जो है आपको क्रिएट हो रही है। और बेसिकली क्या है कि इसीमेट्रिकल डिजाइन की ना एक और खासियत बात है कि जब भी आप इसीमेट्रिकल डिजाइन आपकी आईज देखती हैं तो वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वहां पर जो पैटर्न को ऑब्जर्व करती हैं। तो ये जो है काफी अच्छा एक आउटपुट है और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं कि अगर आप एक अच्छी डिजाइनिंग अगर आप बनाते हैं और यहाँ पे इसीमेट्रिक बैलेंस क्रिएट करते हैं तो काइंड ऑफ जो भी उसे देखेगा फर्स्ट टाइम पे तो वो मेडिटेशन में चला जाएगा, मतलब वो खो जाएगा उसके पैटर्न्स को रीड करने में। और दोस्तों अगर आप एसिमेट्रिकल बैलेंस को क्रिएट कर रहे हो और आप उस चीज को अचीव करना चाहते हैं ना तो आपको अपनी डिजाइनिंग में बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखने पड़ेंगे और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी को जो है रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो है आप उस चीज को बहुत ही आराम से अचीव कर लेंगे, बहुत ही इजिली अचीव कर लेंगे, लेकिन बहुत बारी क्या होता है कि आपको उस चीज को अचीव करने में काफी टाइम लग सकता है, लेकिन जो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बहुत ही ज्यादा वर्थफुल रहेगा। और दोस्तों जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसीमेट्रिकल डिजाइन को आपका जो है जापानीज से जो है इन्फ्लुएंस होकर के जो है सीखा था। तो ये कहा जा सकता है कि जो जापानीज आर्किटेक्चर है तो उनमें जो है आपका इसीमेट्रिकल बैलेंस का काफी ज्यादा कल्चर रहा है। देन फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप के बैलेंस के बारे में जिसका नाम है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस बेसिकली एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है जो कि सर्कल बेस्ड है। तो जैसे कि आपकी अगर मान लिया चेयर्स हैं जो कि आपकी राउंड टेबल के अराउंड जो है वो प्लेस करी गई हैं, या फिर सर्कल शैंडिलियर्स हैं, या फिर जो लाइटिंग फिक्सचर है वो सर्कुलर शेप में है, तो उस कंडीशन में जो रेडियल बैलेंस को हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी राउंड क्लॉक है, सर्कुलर फर्नीचर अरेंजमेंट्स हैं, आपके व्हील हैं, पेडिस्टल टेबल्स है, चेयर बेस है, तो इन सब जगहों पे जो रेडियल बैलेंस का हम यूज करते हैं। और हिस्टोरिक जितने वुडन पीसीस हैं आपको फ्रीक्वेंटली जो है वो आपको रेडियल बैलेंस में मिलेंगे। और स्पाइरल जो फॉर्म है वो भी जो है आपको रेडियल बैलेंस के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है रिदम। और रिदम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम म्यूजिक में जो बीट्स होती है ना उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली म्यूजिक में ऐसी बीट जो कि कंटिन्यूअसली जो है आपकी मेलोडी को कैरी करती है, कि मतलब उसका जो फ्लो है उसका जब आप सुनते हैं तो आपको कानों में मेलोडी वाली जो है वो फील आती है। लेकिन इंटीरियर डिजाइन में रिदम जो है आपके आईज के जो पाथ है ना उसका जो पेस है उसको डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो आईज है वो किस तरीके से जो पैटर्न्स है उसको पकड़ के जो है वो कैप्चर कर रहा है, और एक रिदम जो है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। और वो बेसिकली बनती है कि आपकी जो रिपीटेशन है वो आपकी चाहे वो कलर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो पैटर्न्स की फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्सचर की फॉर्म में हो, चाहे वो लाइन की फॉर्म में हो, चाहे वो फर्नीचर के पीसीस या फिर स्टाइल की फॉर्म में हो, चाहे वो आर्किटेक्चर डिटेल्स में हो जैसे कि आपका स्टेयर्स हो गई, आपके विंडोज के पैन्स हो गए, मॉल्डिंग्स हो गई, तो इन सब एलिमेंट्स में जो है एक रिदम बननी चाहिए। अब देखिए रिदम की बात करें तो रिदम भी कोई ऐसा नहीं है कि ये एक ही टाइप की, रिदम भी आपकी 5 अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपीटेशन एंड अल्टरनेशन के बारे में। तो रिपीटेशन में क्या है कि आपका कोई भी आपका जो डिजाइन है या फिर कोई भी एलिमेंट है वो अगर रिपीट हो रहा है और उसका जो रिलेशन है जो प्रीवियस जो डिजाइन एलिमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए जो है रिपीटेशन जो है उसकी हो रही है। तो रिपीटेशन मतलब बेसिकली आपका ये नहीं है कि आपका सिर्फ कंटिन्यूटी या फिर एक जो फ्लो जो है वो हो रहा है, इसके अलावा जो रिदम होता है आपका एक यूनिटी भी जो है वो क्रिएट करता है कि अगर रिपीटेशन में अगर आपका कोई पैटर्न बन रहा है तो वो पूरा जो है वो एक यूनिटी में और पूरा जो है वो एक सेमनेस जो है आपको फील आनी चाहिए, जो कि आपका हार्मनी प्रिंसिपल का भी जो है आपका पार्ट है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपका इंटीरियर्स में आपका जो कलर है वो रिपीट हो रहा है और वो चेंज हो रहा है, और जो आपकी आईज है ना जो कलर चेंज हो रहा है एक कलर से दूसरे कलर में बहुत ही स्मूथली जो है वो उसको कनेक्ट कर पा रही है, स्मूथली जो है वो जंप कर पा रही है आपके एक कलर से दूसरे कलर के ऊपर। तो आप ये कह सकते हैं कि आप में जो है रिपीटेशन को जो बहुत ही अच्छे से यूज करें। जैसे आपकी जो चर्च की जो रोज होती हैं वहां पर भी जो आपको रिपीटेशन काफी अच्छे से देखने की मिलती है। आपकी जो थिएटर्स हो गए और सेम स्टाइल की जो लाइटिंग फिक्सचर्स होते हैं वहां पे भी आपको जो है काफी बार जो है रिपीटेशन देखने के लिए मिलती है। फिर हम बात करते हैं अल्टरनेशन के बारे में। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि इसमें जो पैटर्न बना हुआ है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन एक में क्या है कि ये जो लीफ है उसकी जो चोच है एक में डाउन है, एक में अप है, फिर एक में फिर अप है, फिर एक में डाउन है। तो इसको जो है हम बोल सकते हैं कि ये जो है अल्टरनेशन रिदम का आपका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन या फिर ग्रेडेशन आपकी रिदम के बारे में। तो इसमें बेसिकली कोई भी आपकी जो शेप होती है ना वो उसका अगर प्रोग्रेशन हो रहा है, चाहे वो बड़े से छोटी की तरफ जा रही है या फिर छोटे साइज से लेकर के बड़े साइज की
की तरफ जा रही है, तो इसको जो हम प्रोग्रेशन रिदम के अंदर काउंट करते हैं। तो इसमें जो आपका पियानो नॉबिल हो गया जो कि क्लासिक आर्किटेक्चर का काफी अच्छा एग्जांपल है, और आपका नेस्टिंग टेबल्स हो गई जिसमें कि छोटी टेबल जो है उससे छोटी टेबल के नीचे की साइड में जो है वो एडजस्ट हो जाती है, और डिफरेंट साइजेस ऑफ बॉक्सेस हो गए, आपका कैंटिलीब्रम हो गया। तो ये जो सारी एसेसरीज हैं ये आपका प्रोग्रेशन और ग्रेडेशन का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। और जो आपकी जो प्रोग्रेसिव रिदम होती है ये आप कलर वैल्यू में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो कलर स्कीम में आपके शेड्स जो है वो आपके डार्क से लाइट या फिर लाइट से जो डार्क की तरफ जो वैल्यूज जाती हैं। फिर इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन रिदम के बारे में। तो जैसे आपने जब एडिटिंग करी होगी तो जहाँ पे कट्स आते हैं ना, तो बीच में एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगता है कि मतलब आपको वो जब एक कट से दूसरे कट में जब आप देखते हैं ट्रांसफर होता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप ने जो है बीच में कट को फेस करा है। तो इसी तरीके से जब आपकी आईज जो है किसी भी रिदम को देखती हैं तो वो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बिना इंटरप्शन के चली जाती हैं तो उसको जो हम ट्रांजिशन रिदम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट रिदम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अपोजिशन और कंट्रास्ट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है चेंज हो रही है, या फिर आपका जो रिपीटेटिव रिदम जो है वो 3 तरीके से जो है वो चेंज हो सकती है। फर्स्ट आपका 90 डिग्री एंगल्स पे, लाइक विंडो फ्रेम्स हो गए आपके या फिर ग्रिड्स हो गए। सेकंड आपका अपोजिशन या फिर कंट्रास्ट जो कि आप पैटर्न में देख सकते हैं, जैसे कि आपका ओपन और क्लोज्ड, बिजी और प्लेन, लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन आपके फैब्रिक में। और थर्ड फॉर्म बेसिकली आपका कंट्रास्ट हम इसे बोल सकते हैं। इसमें आपका जैसे एंगुलर शेप प्लेस है और उसके साथ में आपका राउंडेड शेप है, तो ये जो आपका रिदम तो साथ में क्रिएट कर ही रही है, उसके साथ में जो एक कंट्रास्ट और एक अपोजिशन भी जो है आपका क्रिएट हो रहा है, और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इसिमेट्रिकल बैलेंस भी आपका यहाँ पे बन रहा है। देन फिर हम बात करते हैं फिफ्थ डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है एम्फेसिस। तो एम्फेसिस बेसिकली हम सिंपल बोले तो आपका फोकल पॉइंट को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम एम्फेसिस बोलते हैं। इसमें क्या कि डिजाइनिंग में हम ऐसे पार्ट को, किसी भी पार्ट को जो है विजुअली इतना इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि वो आपकी आईज का जो अटेंशन है उसको वो होल्ड कर लेता है, और ये जो है काफी ड्रामेटिक लगता है और आपका फोकल पॉइंट को जो है काफी ज्यादा डिमांडिंग और इम्पोर्टेंट फील करवाता है। और जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर बात करते तो आपका फायर प्लेस हो गया, आपका विंडो का कोई व्यू हो गया, कोई ड्रामेटिक आर्ट इफेक्ट हो गया, या फिर आपका जो फर्नीचर का जो ग्रुपिंग हो रखा है उसमें कोई भी एक इम्प्रेसिव पीस को रख दिया, तो इसको जो है हम एम्फेसिस बोलते हैं। और काफी सारे इंटीरियर्स में आपको मल्टीपल फोकल पॉइंट्स मिलेंगे और हर डिफरेंट लेवल पे जो एम्फेसिस का जो लेवल है वो अलग अलग होगा। और जो आपका स्मॉल एरिया होता है उसमें आप बहुत ही कम या फिर आप लिमिटेड फोकल पॉइंट दे सकते हैं, और लार्ज एरियाज में थोड़े से ज्यादा दे सकते हैं। और अगर एक एक्सेप्शन अगर हम बात करें तो आपका जैसे आर्ट गैलरी हो गई, तो वहां पर क्या कि हर पीस को, हर आर्ट के पीस को काफी इक्वली अपॉर्चुनिटी और काफी इंपॉर्टेंट दी जाती है, और हर आर्ट पीस को जो है आपका एज अ इंटरेस्टिंग और एक एम्फेसिस इफेक्ट जो है वो दिया जाता है। एम्फेसिस में आपके रग्स हो गए, आपके आर्ट फैब्रिक्स हो गए, मिरर्स हो गए, और इसी के साथ साथ ही आप जो है विजुअल वेट देख करके भी फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, और ड्रामेटिक कलर्स भी जो है पर्टिकुलर एरिया पे यूज करके फोकल पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं और अपना जो एम्फेसिस है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। देन फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है हार्मनी। और हार्मनी बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं वैरायटी या फिर यूनिटी। और हार्मनी को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली हार्मनी जो है आपका कॉम्बिनेशन है आपके डिजाइन एलिमेंट्स का, आर्किटेक्चर का और फर्निशिंग आइटम्स का, अगर हम एक ही वे में अगर हम प्लेसिंग और एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, या फिर कह सकते हैं कि काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ राइटनेस, मतलब आप किसी चीज को देखते हो और आपको दिल से एक आवाज आती है ना, हाँ ये सही है, तो हम बोलते हैं कि ये हार्मनी में। हार्मनी मतलब सामंजस्य, मतलब एक दूसरे से तालमेल बन रहा है। मतलब अगर आप 3-4 चीजें एक साथ रख रहे हैं तो उन सबका एक साथ जो है वो तालमेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि आपका ट्रेडिशनल कोई आपका आर्ट वर्क है या फिर कोई ट्रेडिशनल कोई फर्नीचर है, उसको अगर आप मॉडर्न इंटीरियर्स में रखते हैं तो उसका जो है हार्मनी नहीं बनेगा, मतलब वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड या फिर रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको जो है हम बोलते हैं हार्मनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी मतलब वननेस या फिर यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिटी का मतलब ये है कि अगर मान लिया आप कोई भी आपने इंटीरियर्स में कलर यूज करा, उसके साथ आपने कोई भी फर्नीचर को यूज करा, उसके कैरेक्टर्स क्या है फर्नीचर के, और उसके मटेरियल्स फैब्रिक्स
जो एसेसरीज हैं और जो कलर्स मैंने आपको बताए, तो उन सबको अगर हम एक साथ देखते हैं तो आपको जो है एक तरीके से एक यूनिटी वाली फीलिंग आनी चाहिए कि सब जो है वो एक है, एक से जुड़े हुए हैं। इसमें आपके पैटर्न्स हो गए, आपके कलर हो गए, आपके वैल्यूज कितनी है, टेक्सचर कैसा है उसका, स्मूथ है कि रफ है, आपके वुड के ग्रेन्स कैसे हैं, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं आपको क्रिएट अगर आप करते हैं और ये सब जो एक दूसरे से वो यूनिटी बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे से मिल करके वो एक आपको नजर आ रहा है। वो जैसे मान लिया आपको अगर 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों को एक साथ दिख करके अगर आपको हैंड वाली फीलिंग आ रही है तो आप कह सकते हैं कि वो चीज जो है वो यूनिटी में। अब हार्मनी में ही हम सेकंड बात करते हैं वैरायटी के बारे में। तो वैरायटी मतलब कि आपका जहाँ पे मोनोटोनी का अब्सेंस हो या फिर जहाँ पे भी सेमनेस ना हो, और वैरायटी जो है बहुत ही ज्यादा हेल्दी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो आपका क्रिएट करती है और एक इंटरेस्ट और एक डाइवर्सिटी जो है क्रिएट करती है। इसमें क्या क्या आप डिफरेंट कलर्स या फिर टेक्सचर को यूज करते हैं, डिफरेंट फर्नीचर्स को यूज करते हैं और हार्ड मटेरियल्स को कंट्रास्ट में यूज करते हैं। तो न्यू आर्किटेक्चर और जो फर्निशिंग है उसमें ये यूज किया जाता है। अब इन दोनों को जो है एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं एक तरफ है यूनिटी और एक तरफ है वैरायटी। अब इस पहली फोटो में देखिए यूनिटी इसमें यह है कि इसमें सेम कलर है और वैरायटी इसमें यह है कि इसमें जो साइज है वो डिफरेंट है। और दूसरी फोटो में जो यूनिटी है कि आपका जो साइज है वो सेम है और वैरायटी ये है कि इसमें जो कलर्स हैं वो डिफरेंट है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे यूनिटी और वैरायटी के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास।